हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है, यानी लेसन 3 आपका चल रहा था, उसकी ये 14वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के कितने नियम हैं, क्या क्या नियम हैं, किस सिद्धांत पर हैं, ये मतलब सब कुछ, ये क्यों यूज में लाए जाते हैं ये। और ये जो किरचॉफ के नियम है आपके 12th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये किरचॉफ के नियम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप जा रहे हो तो वहां पर एक चीज पता होनी चाहिए, किरचॉफ के नियम कौन सी सन में दिए थे। तो ये कौन सी सन में दिए थे? 1842 सन में ये वैज्ञानिक किरचॉफ के द्वारा दिए गए थे। इनका उद्देश्य क्या था, यानी किसी भी सर्किट में, यानी कोई भी सर्किट है जैसे ये है और ये है, तो किसी भी सर्किट में बहने वाली धारा का मान हम किरचॉफ के नियम की सहायता से ही निकालते हैं। यानी किरचॉफ के नियम ना लगाएं तो धारा का मान बहुत ही मतलब निकल तो जाएगा, बहुत जटिल होता है। यानी कुल मिला के ये है ओवरऑल, किसी भी जटिल से जटिल, कितना भी जटिल सर्किट है आपका, उसमें यदि धारा का मान आपको ज्ञात करना है तो किरचॉफ का नियम लगा दीजिए और खट्ट देशना आपका क्या निकल जाएगा, उसका आंसर निकल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी प्रथम नियम, या इसका नाम होता है संधि का नियम। ये क्या है देखिएगा, एक हमने संधि का मतलब समझ रहे हो, संधि का मतलब होता है जोड़, जुड़ना, मिलना। मतलब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास में ये दो मार्कर हैं, एक रेड और एक ब्लैक। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन किसी विधि से मैं इनको क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या हुआ, ये जो जोड़ है यानी यहां पर ये जुड़ रहे हैं, वही क्या कहलाता है आपका, संधि कहलाता है। यानी दो स्थानों को ये जोड़ रहा है, यानी संधि। ऐसे ही पुराने जो राजा, 2 राजा 3 राजा में आपस में लड़ाई हो जाती थी, और लेकिन कभी कभी क्या है उनके बीच में सुलह हो जाए, कभी देखा होगा कि वो लड़ नहीं रहे, यानी संधि हो गई उनके बीच। संधि का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के मिल गए, सुलह हो गई, जुड़ गए। इसी तरीके से यानी कि, और देखो इंग्लिश में बोले तो जंक्शन, कोई भी स्टेशन का नाम लो जंक्शन, तो मतलब क्या है, जंक्शन यानी वहां पर 2 या 2 से अधिक ट्रेनें की लाइन आपस में जुड़ती हैं, या वो 2 या 2 से अधिक क्षेत्र को आपस में जोड़ता है, यानी बहुत जगह की ट्रेनें आपस में वहां पर जुड़ती हैं, इसलिए जंक्शन बोलते हैं। वैसे बेसिकली यदि हम बात करी जाए, जंक्शन पे क्या है, वहां से ट्रेन आपस में कई 2 जगह कट रही होगी जरूर, ऐसा नहीं कि सीधी सीधी जा रही है, वहां पर 2 पॉइंट जरूर होंगे, एक इधर एक इधर, मतलब वहां पर जंक्शन होता है। तो सिंपल ये मतलब 2 या 2 से अधिक स्थानों को जोड़ने वाली जगह या जोड़ने वाली चीज वही जंक्शन है। तो सिंपली जंक्शन का मतलब संधि समझ में आ गया। तो संधि का ही नियम है ये। तो संधि का मतलब देखो, इसमें बहुत सारी धाराएं आपस में जुड़ रही हैं, यानी कि यहां पर हमने I1, I2, I3, I4, I5 और I6, ये 6 धाराएं हैं। कुछ संधि की ओर जा रही हैं, यानी कि 6 धाराएं बिंदु O पर मिल रही हैं, लेकिन कुछ धाराएं आ रही हैं इसके पास, कुछ जा रही हैं। तो ये नियम कहता है किसी भी संधि पर, संधि यानी कि O पॉइंट क्या है, संधि है, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। मीन्स ये कि आपसे कोई पूछ ले कि संधि का नियम क्या है, तो आप कहोगे कोई भी संधि है तो उस पर जितनी भी धाराएं हैं सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने योग क्यों नहीं बोला, बीजगणितीय योग क्यों बोला है? बीजगणितीय योग और साधारण योग में ये अंतर है कि ये नियम यदि लगाओगे तो इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो संधि की ओर धाराएं आ रही हैं वो तो पॉजिटिव ली जाएंगी, और जो संधि से दूर जा रही हैं वो नेगेटिव ली जाती है। मतलब क्या है, यदि मैं योग की नॉर्मल योग कह देता तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव ली जाती, लेकिन सदिश योग का मतलब क्या है, यानी कि बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि वो दिशा के अकॉर्डिंग ली जाएगी। यदि दोनों की विपरीत दिशा है, मैं कह रहा हूँ ये 4 है, ये 6 है, एक की दिशा ऊपर है और इसकी नीचे है, तो यदि मैं इसको नॉर्मल जोड़ूं तो ये 4 + 6 होगा नॉर्मल। यदि मैं इसका बीजगणितीय योग निकालूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, 4, ये 6 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा नीचे की ओर है, इसकी ऊपर है, ऊपर हमेशा पॉजिटिव, नीचे हमेशा नेगेटिव। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो ये होता है सदिश और वैसे नॉर्मल योग में अंतर। सदिश जो होता है आपका, बीजगणितीय योग जो होता है वो दिशा के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा इस नियम को हम लगा के और खत्म करते हैं। देखिएगा, ये नियम समझ में आ गया, यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या सिग्मा I बराबर 0। ये चित्र बना देना, ऐसे लिख देना, कोई भी धारा अपनी मर्जी से। अब इस नियम को लगाने के लिए चिन्ह पर पार्टी क्या बताइए, जो संधि की ओर आएगी वो पॉजिटिव और जो संधि से दूर जा रही है वो नेगेटिव। तो देखिएगा, हम यहां से ही स्टार्ट करते हैं। ये संधि की ओर आ रही है तो +I1, फिर ये दूर जा रही है I2 तो -I2,
फिर ये आपका 3, ये भी दूर जा रही है I3, ये इसके पास आ रही है यानी कि O की तरफ आ रही है तो प्लस I4, ये भी प्लस I5 और ये कितना, ये दूर जा रही है तो I6 बराबर 0। इस तरीके से आप ये लगा दोगे, ठीक है। तो सिंपली आपका ये, यदि मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ से फिर से लगाना मैं बता दूँ आपको। देखो ये आपका संधि की ओर आ रही है प्लस I1, ये संधि से दूर जा रही है तो माइनस I2, ये भी दूर जा रही है तो माइनस I3, ये संधि की ओर आ रही है प्लस I4, ये भी संधि की ओर आ रही है प्लस I5 और ये जा रही है प्लस I6 बराबर 0, ठीक है। अब देखना माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर दो, प्लस प्लस वालों को एक तरफ, तो I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर, ये इधर चला जाएगा तो I2 प्लस I4 I3 और प्लस I6, ये आ जाएगा। समझ में आई बात। तो कुल मिला के मतलब अब इस नियम को हम और तरीके से ही बोल सकते हैं। ये क्या, संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं हैं, I1 I4 I5। देखो I1 कहाँ है, ये रहा, और I4 और I5 ये देखिएगा, ये सभी क्या संधि की ओर आ रही हैं और ये क्या संधि से दूर जा रही हैं। तो मतलब क्या, इस नियम को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग तथा जाने वाली सभी धाराओं का योग बराबर होता है। यानी किसी भी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग का मान आपस में बराबर होता है। यानी कि जितनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी, सिंपल सी बात, इतना है। क्लियर होगी बात। अब ऐसे भी इतने भाई, जितनी धारा यहाँ पर आएगी उतनी ही जाएगी, सिंपल है। और कहीं से और कहीं से जुड़ थोड़ी ना जाएगी धारा, तो सिंपल समझ में आ गई। तो क्या मतलब हो गया, एक बार और आप बोल सकते हो कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया नियम। अब हमारा ये I है, I का मतलब क्या है, आवेश, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, धारा कहते हैं। धारा की बात चल रही है, तो इसीलिए ये प्रथम नियम जो है आपका आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। प्रथम नियम किसको व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण। तो प्रथम नियम किस चीज को संरक्षित करता है, क्योंकि जितना आवेश इधर है उतना ही उधर है। मतलब क्या है, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश कंजर्व रहता है, आवेश नियत रहता है, आवेश कांस्टेंट रहता है। जब इसमें जितनी धारा आई उतनी ही गई, धारा का मान दोनों तरफ बराबर है, यानी कि धारा और धारा में क्या होता है, आवेश। तो इसलिए ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है ये नियम, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको धाराओं का नियम भी कहते हैं। किसका नियम भी कहते हैं इसको, धाराओं का। संधि का नियम किरचॉफ का प्रथम नियम, या संधि का नियम, या धाराओं का नियम भी कहते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आए होंगे। अब इसके दूसरे नियम को समझते हैं। अब आ जाते हैं इसके द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको बोलते हैं बंद पास का नियम। तो बंद पास का नियम क्या, देखो इसके लिए चित्र बनाया है। इसमें दो बंद पास हैं, एक ABCD, एक बंद पास ये है आपका और दूसरा बंद पास ये है, कौन सा, CDEF, ठीक है। तो मतलब, और ये पूरा का पूरा ABCFEDA, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, एक परिपथ है। क्या है, एक परिपथ है। तो किसी भी परिपथ में, ये नियम कहता है किसी भी परिपथ में या किसी भी परिपथ के किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, ये नियम कहता है किसी भी बंद पास, यानी प्रत्येक परिपथ के किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये नियम है। यानी कि ये क्या है, धारा है और ये उसका क्या है, संगत प्रतिरोध। संगत प्रतिरोध का मतलब क्या है, समझ रहे हो। संगत का मतलब क्या है, उसके साथ वाला प्रतिरोध, उसके साथ वाला प्रतिरोध, ऐसे कह दीजिए, साथ वाला प्रतिरोध, ठीक है। और ये E क्या है, उसमें लगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और इसका मतलब क्या है, सदिश योग, सदिश या बीजगणितीय योग, सदिश या बीजगणितीय योग, ऐसे ही है, ठीक है। तो मतलब क्या है, सिंपली अब देखिएगा, ये है कि किसी भी परिपथ के बंद पास में, यानी किसी भी परिपथ के
किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका सिग्मा का मतलब क्या है? बीजगणितीय योग। ये धारा और ये उसका संगत प्रतिरोध का ये क्या है? गुणा लग रही है तो गुणनफल का ये क्या है? बीजगणितीय योग। धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये नियम है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब ये लगेगा कैसे उसको समझते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं मैं। क्लियर होगी ना बात? किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या है? बराबर। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है? बीजगणितीय योग। धारा किसी परिपथ के बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल तथा उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। अब देखिएगा, ऐसा समझिएगा ये नियम है। यहाँ पर लगाएंगे, देखो ये सेल, इसमें एक सेल लगा रहा है, एक प्रतिरोध लग रहा है। तो इस सेल से माना कि इसमें से I1 धारा गई, तो ये I1 धारा यहाँ पर आ जाएगी, इससे ये I2 धारा निकली, ये आ गई, और यहाँ पर ये धारा दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। सिंपल सी बात है, ये दोनों धाराएं क्योंकि यहाँ से आई हैं यहाँ पर, तो इसमें कौन सी धारा जाएगी? I1 प्लस I2, यानी दोनों धाराएं जुड़ गई। फिर ये ऊपर पहुंचेगा तो ये I1 धारा तो ऊपर निकल जाएगी अपने सर्किट की ओर, और I2 धारा अपने इस वाले सर्किट में आ जाएगी। समझ में आ गई बात? यानी कि ये नियम समझ में आया। देखो E1 से धारा I1 निकली, ऐसे चली, E2 से I2 निकली, यानी दोनों धारा निकली, दोनों को एक रास्ता मिला, आगे दोनों जुड़ गई, आगे चली, आगे चलने के बाद फिर से रास्ता मिला। तो ऐसा नहीं है कि I1 इधर आ जाएगी, क्योंकि I2 सेल में तो I2 धारा आएगी और I1 सेल में I1 धारा आएगी, तो ये ऊपर निकल जाएगी I1 वाली, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो बंद पास एक में, यानी कि यहाँ पर दो बंद पास दिखाई दे रहे हैं, बंद पास एक, यानी कि या आप लिख सकते हो बंद पास, कौन सा बंद पास है ये? A B C D में, ठीक है। ये लगाओ, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओ। तो द्वितीय नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो हमने क्या बताया था, ये था नियम सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यानी कि पहले धारा और प्रतिरोध निकालो। देखो ये धारा है I1 धारा, हम चल कैसे रहे हैं इसमें? इस तरीके से यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा पॉजिटिव से धारा चलती है, ऐसे घूमेगी, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें भी ये ऐसे ही घूमेगी। समझ में आई बात? इस तरीके से। तो ऊपर वाले में चलो, A यहाँ से गए, यहाँ पर इधर देखिएगा, ध्यान से समझना, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा है तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो आगे चलेंगे, इसमें क्या है? यहाँ से ध्यान से समझना, ये प्रतिरोध मिला और इसके साथ में धारा मिली, लेकिन ये हम जा इधर रहे हैं, धारा इधर आ रही है। तो ये ध्यान से समझ लेना, ये नियम लगाते समय धारा की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, धारा की हम इधर चल रहे हैं और धारा आगे से आ रही है तो माइनस चिन्ह, यानी विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। प्रतिरोध मिला R2, इसके साथ में हमें धारा मिली, यानी कि हमें I को पहले लिख देंगे तो I2 इंटू इसमें धारा मिल गई प्रतिरोध, और माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया माइनस? क्योंकि ये हम तो इधर यानी सर्किट में तो ऐसे चल रहे हैं हम, लेकिन ये धारा आगे से आ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, आगे देखिएगा, आगे धारा I1 आगे जा रही है, I1, और इसमें क्या है? हम I1 ऐसे निकलेगी I1, और I1 के साथ में क्या मिल रहा है? R1 मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बराबर। और तो कहीं पे प्रतिरोध नहीं है, इसमें दो ही प्रतिरोध लग रहे हैं। और इसमें कितने सेल लग रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट करो, एक E1 सेल लग रहा है, ठीक है। आगे चले हम इधर चल रहे हैं, लेकिन सेल से धारा इधर की ओर मिल रही है, तो -E2। तो ये समीकरण एक इस तरीके से, तो ऐसे लगेगा। ये एक समीकरण इस तरीके से बनानी है। जब हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाऊंगा तुम्हें, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखिएगा। ये आपका क्या है? देखो यहाँ की हम बात करें तो इसमें लगाइए बंद पास 2 में, लगाओ बंद पास कौन सा? ये रहा 2, इस तरीके से। तो इसमें आप किरचॉफ का नियम लगाना जरा। यहां से I2 आगे है, देखो ये यहां से आगे देखिएगा, इसमें क्या है? इस R3 में कौन सी धारा बह रही है?
I1 प्लस I2, ये धारा है प्लस, ठीक है, ये धारा आगे गए और ये I2 और R2, देखो इसमें तो ये दोनों को दोनों पॉजिटिव हैं, I2 R2 बराबर, इसमें कितना विद्युत वाहक बल लग रहा है, एक E2 लग रहा है, केवल एक लग रहा है, ठीक है। सिंपली ये समझ में आ गया। ये समीकरण दो, ऐसे दो समीकरण बन जाएंगे। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम यानी धारा का मान निकाल लेंगे। किरचॉफ के नियमों पर आधारित दो प्रश्न करेंगे हम, आंकिक प्रश्न है, इससे तुम दोनों नियमों को अच्छी तरह से सीख जाओगे। उससे पहले मैं आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में एक नोट बताना भूल गया था, वो क्या है, सेकंड लॉ के बारे में। यानी सेकंड लॉ आपका ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण को क्यों व्यक्त करता है, क्योंकि इसमें होता है सिग्मा IR बराबर ई क्या है, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल की परिभाषा ये थी, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य, और कार्य क्या होता है, अपना ऊर्जा होता है, इसीलिए ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके दोनों नियमों को करते हैं, मतलब इसमें भी धारा का मान निकालना है और इसमें भी धारा का मान निकालना है, दोनों सर्किटों में धारा का मान निकालना है। क्योंकि किरचॉफ का नियम बनाया ही बेसिकली इसलिए गया है, क्योंकि किसी भी सर्किट में धारा का मान ज्ञात करने के लिए। तो इसमें धारा का नियम यानी किरचॉफ का प्रथम नियम लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम नियम ने क्या कहा था, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये I1 धारा इसकी ओर आ रही है, संधि की ओर, तो प्लस I लगाओगे। फिर आगे की बात करें हम, ये देखिएगा, ये वाली बात करें तो इस पर क्या है, ये आपका माइनस प्लस लगाया जाएगा, क्योंकि ये भी धारा इधर की इसकी ओर आ रही है, तो प्लस 3 एम्पियर लगा दोगे। फिर आगे की ओर ये भी इसकी ओर आ रही है तो 1 एम्पियर लगा दोगे, और ये दूर जा रही है तो माइनस के 9 एम्पियर लगा दोगे, और ये भी दूर जा रही है तो माइनस के 4 एम्पियर लगा दोगे, बराबर 0। इस तरीके से लिख दोगे आप, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये I को इधर रहने दीजिए, 3 इधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 4। तो I बराबर 3 और 1 4, माइनस 4 प्लस 9 प्लस 4, इससे ये 4 से 4 कट जाएगा, तो I बराबर कितना, 9 एम्पियर। तो I का मान कितना आ जाएगा, I का मान कितना आ जाएगा आपका, 9 एम्पियर धारा का मान आ जाएगा। ये इस तरीके से यूज करके हम किसी भी धारा में, किसी भी सर्किट में धारा का मान आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इस नियम को समझते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा पर बहुत प्यार से हम समझेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। देखिएगा, अब हम पहले तो किसी में तो ये धारा आपको पहले से ही दे रखी होती है, किसी में ये धारा अपने आप बनानी पड़ती है। तो धारा बनानी सीखो पहले कि ये E1 सेल है तो E1 से क्या निकलेगी, धारा निकलेगी I1। ये धारा इधर पहुंचेगी और यहाँ से क्या है, ये I1 यहाँ पर आ गई, और इससे ये E2 इधर लगा हुआ है तो इससे कौन सी धारा निकलेगी, I2 निकलेगी। तो ये I2 इधर पहुंचेगी, ठीक है। ये दोनों धाराएं आ गई, दोनों को एक रास्ता मिल रहा है इधर, तो इधर कौन सी जाएगी धारा, I1 प्लस I2, यानी दोनों धाराएं इधर जाएंगी, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव से धारा चलती है, I2 निकली, क्योंकि ये E2 सेल है तो E2 से I2 धारा निकली। ये E1 सेल है तो E1 धारा I1 निकली, दोनों को एक रास्ता मिला, आगे चली। आगे चलने के बाद में I1 धारा अपने सर्किट की ओर चली जाएगी और I2 धारा अपने सर्किट की ओर चली जाएगी, यानी I2 इधर आएगी, I1 इधर जाएगी। तो I1 इधर आ जाएगी, इसमें होती हुई आगे पहुंच जाएगी, और I2 अपने इसमें होती हुई इधर पहुंच जाएगी। समझ में आ गई बात। ये आ गया ये सर्किट। इस तरीके से धारा किसी में जो क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें धारा पहले से ही गिवन होती है, मोस्टली 90%। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, IIT के एग्जाम में हमें धारा अपने आप बनानी पड़ती है, किसी सवाल में आपकी दे रखी होती है। तो इसलिए ये पूरा हमें बेस बता दिया मैंने आपको। अब हमारे पास में दो बन रहे हैं, यानी बंद पास। एक देखिएगा A, B, C और D, एक ये बनना है, और एक E और F, एक ये बनना है, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो बंद पास बन रहे हैं। और इसमें ये धारा यहाँ से निकली है तो इस तरीके से चलेंगे, इसमें ये धारा ऐसे चल रही है तो इस तरीके से चलेंगे। हमेशा पॉजिटिव से चलते हैं ऐसे। इसमें क्या है, इससे पॉजिटिव है तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो पहले लगाओ बंद पास, कौन से में लगा रहा हूं मैं, A और D, ऐसे घूमे C और B A में, यानी घूम के यहीं पे, यहां से ऐसे घूम के इसमें KVL लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओ। क्या हो जाएगा, देखो सिंपली यहां से स्टार्ट करो। I1 के साथ में कौन सा प्रतिरोध है, 5 है, तो इंटू 5। फिर आगे चले, इसमें धारा कौन सी है, I1 प्लस I2,
और इसमें प्रतिरोध कौन सा है 10 है। आगे चलो फिर I1 और I1 के साथ में 2 प्रतिरोध है प्लस I1 इंटू 2 बराबर कितने सेल लग रहे हैं इसमें, एक ही सेल लग रहा है 2, तो ये 2 लगा दी, 2 वोल्टेज यानी कि E लगा दिया। ठीक है, यानी कि E एक तरफ E और एक तरफ ये धारा का मान। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5I1 प्लस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 2I1 बराबर 2। ये कहाँ से आ गया, 10 की मल्टीप्लाई कर दी 2I1 ऐसे 5I1 ये कितना हो जाएगा, और ये 10 5 15 2 17I1 और ये कितना हो जाएगा 10I2 बराबर 2। समीकरण 1 इस तरीके से एक समीकरण बन गई। सेम समीकरण एक यहाँ से बनेगी। देखिएगा यहाँ से हम I2 लेके चले I2 लेकिन यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं मिला, छोड़ो। आगे देखिए इसमें ऐसे घूमेंगे तो यहाँ पे I1 प्लस I2 2 धाराएं हैं, इसके साथ में एक प्रतिरोध मिला है 10। फिर आगे देखिए कोई प्रतिरोध मिला नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध मिला। ऐसे चल रहे हैं और धारा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव ये क्या मिलेगा I2 इंटू इसमें कौन सा प्रतिरोध मिला 4 बराबर कितने सेल लग रहे हैं इसमें E2 का मान कितना 4 वोल्ट। क्लियर होगी बात। एक बार और मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो यही चीज समझने की है, हम हमेशा E1 से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चले, एक बंद पास देखो, पहले बंद देखना, बंद पास ऐसे करके ये पूरा क्लोज हो गया। हाँ I1 धारा आगे गई, I1 ऐसे ही चल रहे हैं हम और ऐसे ही नीचे धारा जा रही है। प्रतिरोध मिला I1 इंटू 5 यानी धारा में प्रतिरोध की गुणा कर दी। फिर आगे क्योंकि आगे ही बढ़ रहे हैं तो इधर ही दिशा मिल रही है, इधर ही हम चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे तो ये पॉजिटिव I1 प्लस I2 धारा कितनी मिली इस प्रतिरोध में I1 प्लस I2 इंटू 10 प्लस। फिर आगे देखिएगा ये आगे धारा ऐसे ही चल रही है, इधर मुड़ी तो ऐसे। ठीक है, आप कहोगे ऐसे, देखो ऐसे घूम रहे हैं तो ऐसे करके, तो ये पॉजिटिव है इधर। ठीक है, तो ये I1 इंटू 2 ये आ गया। सेम वही कंडीशन यहाँ पे लगाई, I2 गई, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं मिला, यहाँ पे मिला प्रतिरोध, लेकिन इस प्रतिरोध में कौन सी धारा है I1 प्लस I2। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि ये I1 दोनों ऐसे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बढ़े, इसमें ये दोनों नियम ध्यान समझ लेना। इस प्रतिरोध में ये दोनों धाराएं जा रही हैं, इसीलिए इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी प्लस I2। आगे देखिए I2 के साथ में हमने क्या 4 की मल्टीप्लाई कर दी, ये I4 आ गया। ठीक है, देन इसके बाद में क्या करना है आपका, ये हो गया क्लियर। इसके जस्ट बाद इसकी मल्टीप्लाई कर 10I1 प्लस 10I2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4I2 बराबर 4। 10 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया। अब 10I1 और ये 10I1 हो जाएगा और ये I2 कितना हो जाएगा 14I2 बराबर 4। ये समीकरण 2। अब आपने X और Y में जैसे समीकरण बनी थी वैसे ही I1 और I2 में 2 समीकरण बन गई। ठीक है, ये दिखाई दे रही होगी, एक और एक। तो इन दोनों में से समीकरण को हल करके आपको मान निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकलेगा, आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये 10 आ रहा है, 17I1 प्लस 10I2 बराबर 2 और ये कितना है 10I1 प्लस 10I2 बराबर 4। ये अब इसको यदि आप घटाओगे तो ये 10I2 से I2 कट जाएगा, तो ये घटा दो तो ये कट गया और 17 में से 10 जाएंगे तो 7I1 बराबर, और 2 में से 4 ये जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो I1 बराबर -2/7 इतने एम्पियर आ जाएगी। कोई दिक्कत, माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराना नहीं है। ठीक है, I1 का मान किसी भी समीकरण में रख दिए, तो समीकरण 2 से तो ये 10 इंटू I1 का मान कितना है -2/7 प्लस 10 इंटू I2 बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 -20/7 प्लस 10I2 बराबर 4। 10I2 बराबर ये इधर चला जाएगा तो 4 प्लस 20/7। 7 आप एलसीएम ले लोगे, 7 चौक 28 प्लस 20। ठीक है, 10I2। देन ये क्या हो जाएगा आपका 10I2 बराबर 20 और 20 40 48 48/7 और I2 बराबर हो जाएगा 48/70। इतने एम्पियर ये आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ तुम समझ पाए होंगे। I1 का मान ये निकला है, I2 का मान ये निकला है, दोनों मान निकला है I1 और I2 के मान।
इसी तरीके से ध्यान रखना, ये मैं जो टेस्ट लूंगा टेस्ट में ये वाला न्यूमेरिकल ऐसा ही दूंगा, बस इसमें प्रतिरोध के मान बदल दूंगा, तो इसलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।